हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, है ना। और उसमें हम 2-3 क्लास ले चुके हैं। पिछले क्लास में हमने लिया था कि जो पार्ट फर्स्ट है ना, भाग 1, जिसमें आर्टिकल आता है 1 से 4 तक। और इसमें से मेन मतलब ये था कि हम इस पे बात किए थे कि अगर संसद को, है ना, अगर कुछ भी राज्य के साथ करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसे संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ये आपको इतना करना है कि आपको राष्ट्रपति से पूछ लेना है। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो विधानमंडल से सिर्फ राय लेना है। राय मानना नहीं मानना उस संसद का काम नहीं है ना। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उतने में भी क्या होता है, साधारण बहुमत से क्या होता है, बिल पास हो जाता है ना। और उसके बाद जो भी चीज़ करना है किसी भी राज्य के साथ, चाहे बिहार हो, यूपी हो, किसी के भी साथ अगर करना है, क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, नाम बदलना है ना, एनी भी कुछ करना है, तो वो चीज़ें हो जाता है। क्लियर? ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भी है और आपको बड़ा इंटरेस्टेड भी लगेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी ज़्यादा लगेगा, है ना। कि हम बात कर रहे थे कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और साथ ही क्या था कि देसी रियासतें थी। तो भारत का जो अभी स्थिति है, अभी का मतलब क्या है कि अभी टोटल जो राज्य है ना, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो है ना, ये कैसे बना, है ना। यानी इस स्थिति में आने के लिए क्या क्या चीज़ें किया गया था, है ना। यानी जब अंग्रेज छोड़ के गए तो भारत में राज्य और यूटी की क्या स्थिति थी, है ना, और अभी क्या स्थिति है, कैसे चेंज हुआ है, हम इस पर बात करेंगे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टेड भी है ना। आपको समझना चाहिए, है ना, अगर आप अभी तक नहीं जान रहे हैं। हम हेडलाइन देंगे कि भारत कैसे बना, है ना। भारत कैसे बना। जब अंग्रेज छोड़ के गए, कब गए, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की स्थिति क्या थी, भारत के राज्य कितने थे, है ना। और भारत का ये कौन सा हिस्सा है जो आज़ाद हुआ था, जहाँ पे हमें स्वतंत्रता मिली थी, है ना। तो सिर्फ अंग्रेज ही थे जो भारत पर राज कर रहे थे उस समय, कि और भी कोई लोग थे जो भारत पर राज कर रहे थे। क्लियर है? ये बात आपको समझना चाहिए, पहली बार आपके दिमाग में ये बात आएगा। तो जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की स्थिति 3-4-5 लोग थे अंग्रेज़ों के अलावा। पहला तो हम बात कर रहे हैं कि देसी रियासतें थी। आपको पता है कि भारत में लगभग 600 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें का मतलब है कि छोटा मोटा जो है वो राजा राज कर रहे थे, ये मतलब है। और ये लगभग भारत के टोटल हिस्सा का लगभग 40% जो क्षेत्र है उस पर ये लोग कर रहे थे। क्लियर है? उसके बाद है कि जो अंग्रेज के पास था, कि जो अंग्रेज़ों का, या इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत, इनके पास जो हिस्सा था ये भी लगभग 40% हिस्सा था, है ना। और 40% में ये दो चीज़ें था। दो चीज़ें क्या था कि एक तो वो है कि जो प्रांत थे, जो स्टेट थे, और एक वो है कि जहाँ पर जो अंग्रेज़ों का कमिश्नर रहा करते थे, कमिश्नरी था, है ना, एक वो एरिया है ना। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इस एरिया को तो स्टेट ही रखा, लेकिन जो ये कमिश्नरी जहाँ पर अंग्रेज़ों का था उसको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, है ना। लेकिन खैर हम इस पर ही बात करेंगे। यानी 40% पर देसी रियासतें थी और 40% पर ब्रिटिश थे। क्लियर है? बाकी जो बच गया है उस पर था फ्रांसीसी भारत या फ्रांस भारत, ये एरिया है जो साउथ में एरिया आता है ना। उस एरिया की बात करते हैं। और इसमें आता है चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फिर यहाँ पर है अमन, है ना, अमन है, पांडिचेरी है, पांडिचेरी, और एक है कराईकल,
है ना, और इधर एक है केरला में, वो है माहे। ये जो क्षेत्र है ये किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के कंट्रोल में, यानी फ्रांसीसी लोग यहाँ पे वो राज कर रहे थे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट था, वो था पुर्तगाल, पुर्तगाली लोग या पुर्तगाली भारत बोल सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो हम बोलते हैं ना कोंकण जो क्षेत्र है, अब आपके दिमाग में आया कि कोंकण क्षेत्र कौन सा है ना? और थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। ये ज्योग्राफी का आपका थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, है ना। तो अगर आप चाहें तो अपने रूम में जो है जहाँ पढ़ते हैं आप भारत का मैप जो है ज़रूर लगा लें, ताकि आपका जो समझ है कि किस एरिया की बात कर रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्षेत्र है ये बात यहाँ है, इस एरिया को हम बोलते हैं मालाबार तट, जो केरला वाला एरिया है मालाबार है। और ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, यानी इसको हम बोलते हैं पश्चिमी भाग और इसको हम बोलते हैं पूर्वी भाग। और ये मालाबार के जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ये लगभग गोवा से लेकर गुजरात तक का जो हिस्सा है वही है कोंकण तट। ये जो पुर्तगाली के पास था 2-3 हिस्सा था। एक तो था डीएनए। डीएनए क्या होता है? दादर नागर हवेली, नाम सुने होंगे। एक था दमन, दूसरा था दीव और एक था गोवा। यानी गोवा किसके कंट्रोल में था? पुर्तगाली के कंट्रोल में, है ना। और एक हम इधर में लिखेंगे अदर। अदर में जैसे आता है अंडमान एंड निकोबार, है ना। ये चीज़ें होता है सिक्किम, हम बाद में भारत में ऐड किया गया। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा हिस्सा। तो आप सोच के देखिए कि जब भारत से अंग्रेज गया तो सिर्फ ये हिस्से को आज़ाद हुआ 40% हिस्सा, यानी 60% हिस्सा अभी भी जो है वो भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं था। आप समझ रहे हैं बात, है ना। यानी हम सिर्फ अगर बोलते हैं कि भारत आज़ाद हुआ तो हम किसकी बात करते हैं? कि 40% हिस्से को, है ना। तो इसको कैसे कैसे भारत में ऐड किया गया हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हमारे लिए ज़रूरी है वो आप ज़रूर जानिए और जानना भी चाहिए। क्लियर? तो शुरुआत हम करेंगे देसी रियासतों से। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, है ना। एक एक्ट आया जिसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 में एक एक्ट आया और ये एक्ट कहाँ से पास हुआ था? कहाँ से? ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ से, लंदन से। और इस एक्ट में ये लिखा गया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 स्टेट में बटेगा। एक बनेगा भारत यानी इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान। और आपको पता है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, और 14 अगस्त को क्या होता है? पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, एक दिन पहले। क्लियर? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हम बेसिकली हम बोलेंगे कि 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, वो हुआ पाकिस्तान। भारत में टोटल जो है 597 जो है वो देसी रियासत है। और भारत का जो क्षेत्र है, जो भारत का सीमा बनाएगा, लगभग 550 देसी रियासतें जो है वो इसी क्षेत्र में आता है। एक चीज़ आप समझ गए। लेकिन खैर जो भी कारण है, अब ये जो देसी रियासतें हैं, यानी देसी रियासत का मतलब है कि ये राजा है, यहाँ पे राजा का शासन चल रहा है। अब ये जो देसी रियासतों का भारत सरकार चाहती है कि देसी रियासत जो है वो ऑब्वियसली बात है कि भारत में शामिल हो जाए।
है ना, भारत सरकार का अंग बन जाए, ये चाहती है। और इसकी जिम्मेदारी दी गई किसको? सरदार पटेल को। सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि स्वतंत्र ही चाहते थे देसी रियासतें कि उनका जो राजशाही है वो बना रहे, लेकिन इनके पास 3 रास्ते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये जिम्मेदारी दी गई पटेल को, और पटेल से ये कहा गया कि आप देसी रियासतों से जाके बात कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि भारत में ये शामिल हो जाए, भारत का क्षेत्र में शामिल हो जाए। क्लियर? अब ये जो पटेल हैं वो 2 चीज़ें लेके चलते हैं, है ना, एक को बोलते हैं ना मिठाई, और एक होता है डंडा। ये दोनों साथ में लेके चलते हैं कि ये प्रपोजल देते हैं कि अगर आप भारत में शामिल हो जाते हैं कि आपका जो स्वतंत्रता है, आपका जो राजशाही है वो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको टच भी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि हम भारत का हिस्सा है। क्लियर है? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हम आपको मिठाई देते हैं, आप मिठाई खाइए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। क्लियर? लेकिन यदि आप वैसे नहीं करते हैं तो फिर हम आपके विरुद्ध क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, या हम क्या करेंगे कि जो आपका जो जनता है, यानी आपका जो प्रजा है, हम उसको भड़काएंगे। जो आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पर, है ना, हम उस जनता को याद दिलाएंगे कि ये जो राजा है वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए जो ठीक है वो भारत सरकार है, आपका भलाई भारत सरकार करेगी। तो अगर ये जनमत संग्रह हुआ तो फिर हम आ जाएंगे, और आएंगे तो फिर हम आपको वहाँ से भगा देंगे। तो बेसिकली ये होता है कि पटेल 2 लेके चल रहे थे, या तो प्यार से मान लो भाई, या हम डंडे मार के आपको जो है भारत में शामिल करवाएंगे। ये चीज़ें है ना। और ऐसा करने से लगभग सभी जो देसी रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो जाता है, सिर्फ 3 छोड़कर। अब ये 3 कौन है भाई? हाँ सॉरी, हम ये 550 ने 552 जो है वो भारतीय क्षेत्र में आता है। उसमें से जो है 549 जो है वो क्या होता है कि पटेल की बात मान लेता है कि ठीक है जी, अगर आप हमको सब सुविधा देंगे जो हम अभी बने हुए हैं तो हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3 लोगों को दिक्कत है। कौन कौन राजा था? एक तो हैदराबाद, दूसरा है कौन सा, जूनागढ़, और एक है कश्मीर, जिसको आप जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। यहाँ का जो तीनों राजा है ये क्या है, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। क्लियर है? अब नहीं हुआ तो भारत सरकार तो ये कोशिश कर ही रही है कि किसी तरह शामिल हो जाए, मौके की तलाश ही है। जूनागढ़ क्या हुआ है कि यहाँ पर जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो है सॉरी हैदराबाद में जनता क्या किया, जनता विद्रोह किया। और जब जनता विद्रोह किया तो वही है कौन सा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उनको मौका मिल गया, और वो मौका मिला उसी समय तुरंत वो क्या किया, यहाँ पे पुलिस भेज दिया। और जब पुलिस भेज दिया तो वो क्या हुआ कि जैसे पुलिस की आज शाम तक क्या हुआ, निपटाते हुए, हालांकि बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, निपटाते हुए आ गया। तो हैदराबाद जो है वो भारत में शामिल हो गया, जिसको हम बोलते हैं सैनिक कार्रवाई द्वारा, सैन्य कार्रवाई द्वारा। ठीक है। जूनागढ़ में हुआ जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब है कि यहाँ का जो राजा है वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। अब आप सोचिए कि कोई हिस्सा भारत में है ना, जैसे बिहार कहेगा हम पाकिस्तान में मिल जाए, मिल सकता है, संभव ही नहीं है, चाह के भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्सा जो है, जो क्षेत्र है उस पर डिपेंड करता है। उसी टाइप से जूनागढ़ का था। तो यहाँ ये हुआ कि जो जनता है वो चाहता है भारत में ही रहे, राजा चाहता है कहाँ जाए, पाकिस्तान में जाए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, लोगों से वोटिंग कराया गया कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो जनता ने क्या किया, भारत के पक्ष में जो है वो वोटिंग कराया, और ये क्या है, उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। क्लियर है? तो ये भी जूनागढ़ भी क्या है, भारत के कब्जे में आ गया। अब आता है कश्मीर। कश्मीर के जो जनता है
वो है मुस्लिम, और ये चाहता है कि हम पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान का हिस्सा रहें। और यहाँ का जो राजा है वो है हिंदू, जिसका नाम है हरि सिंह। और ये चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा रहें, मतलब इनका मन भारत में ही था। लेकिन क्या हुआ कि इनको दिक्कत ये है कि अगर हम भारत में रहते हैं तो फिर हमारा जो राजशाही है, हमारा जो राजपाट है वो ख़त्म हो जाए। और ये हिंदू हैं तो ये पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, तो ये अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इतने में ही कुछ दिन में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी है कश्मीर पर हमला के लिए निकल गया। ठीक है, जब कश्मीर पर हमला के लिए निकल गया तो ये बात इनको पता चला, हरि सिंह को, कि ऐसा ऐसा हुआ बात। तो ये भागते हुए कहाँ आए, ये आए दिल्ली। और दिल्ली में ये गुहार लगाया भारत के प्रधानमंत्री से, क्या कि आप हमको बचाइए। तो उसी समय जो वायसराय है, भारत का फर्स्ट वायसराय, वो है माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा अगर आपको, माउंटबेटन, ये वो माउंटबेटन है। उन्होंने ये बोला क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा उस समय नहीं है, तो यदि हम अब जो है भारत अगर किसी अदर राज्य को अगर अपना सेना भेजता है तो क्या होता है, उल्लंघन हो सकता है ना, क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे देश पर आप हमला करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन हरि सिंह से बोला कि आप पहले एक साइन कीजिए कि आप भारत के हिस्सा हैं, है ना। हाँ, बहुत सारा चीज़ है कि हमें विशेष दर्जा दिया जाए, ये सारी बात है। तो एक साइन किया गया और वो हरि सिंह का साइन है ना। और वो साइन किया गया, उसी को बोलते हैं विलय पत्र, कि आप विलय पत्र पर साइन कर दीजिए। क्लियर। तो जैसे ही विलय पत्र पर साइन होता है, जो भारत की जो आर्मी है ना, वो कहाँ पहुँच जाती है, कश्मीर में। और लगभग जो पूरा जो ये जो कश्मीर है या जम्मू एंड कश्मीर है, इस पर जो है पाकिस्तान का जो आर्मी है बहुत बड़े हिस्से को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। बहुत सा महिलाओं का बलात्कार किया गया, बहुत सा लोगों को मारा गया। जब भारत की आर्मी जाती है तो लगभग जो ये जो हिस्सा है, लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो खाली करा लिया जाता है, यानी 2/3 हिस्सा जो है वो भारत के कंट्रोल में आ जाता है ना। लेकिन इतने में ही जो नेहरू हैं वो क्या बोले कि यहीं पे रोक दो। हालांकि आर्मी बोला कि आप हमको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, हम पूरा जम्मू कश्मीर खाली करवा लेंगे। लेकिन जब नेहरू जी को क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति था कि हम, वो बोले कि हम इस जो केस है हम लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशन। आप समझ रहे हैं। और उसी चक्कर में क्या हुआ, आज तक इसका फैसला नहीं हुआ है। अभी स्थिति क्या है कि जो 1/3 हिस्सा है वो किसके कंट्रोल में है, ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें बालूचिस्तान, सिंध वगैरह ये सब आता है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और ये जो 2/3 हिस्सा है ये भारत के कंट्रोल में है। और इसी के लिए क्या होता है, अभी भी झगड़ा होता है। और ये जो लाइन है, ये जो हुआ है जहाँ से, उसी को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है। अभी जो जम्मू कश्मीर में जो भी चेंज हुआ, जो भी चीज़ें हुआ है, यही विलय पत्र के अनुसार। और उस विलय पत्र में लिखा हुआ था कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए, यानी स्पेशल रूप से ट्रीट किया जाए। और वो जो ट्रीट है वो आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था, है ना। और वही जो है, जो अमित शाह जी ने है, अब मोदी जी की गवर्नमेंट है, यही 370 जो हटाया, जो स्पेशल स्टेटस है, जो अलग टाइप से ट्रीट किया जा रहा था जम्मू कश्मीर को, उसको समाप्त किया गया, है ना। हम इसमें नहीं जाएंगे कैसे क्या हुआ, है ना। तो ये है कहानी जो है, जो देसी रियासतों को है, टोटल जो 552 देसी रियासतों है, यानी तो उसको क्या हुआ कि भारत में शामिल किया गया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम इस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा।
जब 1950 में, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में जो है उस संविधान पूरी तरह से लागू किया गया है। अब आपको ये नहीं समझना कि ये शब्द कहाँ से आया, है ना, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में ही जब हम संविधान का निर्माण की बात कर रहे थे उसी समय हम बात किए थे, क्योंकि 26 नवंबर जो है 1949 को संविधान बन गया था और उसका कुछ अनुच्छेद जो है, खासकर नागरिकता वाला जो अनुच्छेद है उसको क्या किया, लागू किया गया। ये बात हम नागरिकता में भी करेंगे, है ना। बाकी जो टोटल जो है वो 26 जनवरी, क्योंकि इसी दिन गणतंत्र दिवस होता है। क्यों होता है आपको पता है? 1930 में क्या हुआ, रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या झंडा फहराए थे। वो सब बातें हम हालांकि हिस्ट्री में करेंगे, है ना। तो ये जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, भारत जब आज़ाद हुआ या संविधान जब पूरी तरह से लागू किया गया तो उस समय क्या हुआ कि भारत का जो राज्य है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। ये 4 भाग कौन कौन है, हम इस पर बात कर लेते हैं। 4 भाग में कौन सा राज्य हुआ? एक को भाग ख, भाग ख, भाग ग और भाग घ, है ना। ये 4 भाग में क्या है, डिवाइड किया गया। भाग 1 में वो राज्य होंगे जहां पर जो है ब्रिटिश सरकार में गवर्नर का शासन था। गवर्नर, ठीक है। क में वह राज्य होंगे जो जहाँ पे क्या था, अंग्रेजों का गवर्नर जहाँ पे शासन कर रहा था। ख में वो होंगे कि जो राज्य विधानमंडल, यानी ऑब्वियसली बात है विधानमंडल और प्लस जो शाही है, कुछ राजा है ना, उसका शासन था। और इसमें लगभग 9 स्टेट इसमें आता था। एक तो ये है ना। राज्य ग में वो था कि जहाँ पे अंग्रेज का जो आयुक्त है, आयुक्त का मतलब जनरली जो होता है वो यूटी में होता है ना, उसी को आयुक्त बोलते हैं। आयुक्त प्लस शाही का शासन था, वहाँ पे वो राज्य आएंगे 10, है ना। और घ में वो आएंगे जो अन्य था। अन्य का मतलब कौन है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो ये सब जो राज्य है वो किस में आएंगे, वो आएंगे घ में। इस 4 टाइप का जो है वो क्या है, जो स्टेट है उसको जो है वो डिवीज़न किया गया। तो भारत में अलग अलग जो है ना, डाइवर्सिटी वाला देश है। और डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग भाषाओं का देश है, जैसे तमिल, तेलुगु, है ना, कन्नड़, मलयालम, ये सारे देश है। जैसे सिंधी है, पंजाबी है, ये सारे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ये लोग चाहता था कि एक भाषा के आधार पर क्या बने, राज्य बने। यानी आप ये समझिए, भाषा के आधार का मतलब ये है कि अगर बंगाल का लोग है तो बंगाली पर ही एक राज्य होना चाहिए। अगर सिर्फ सिख वाले लोग हैं तो सिख का ही एक राज्य होना चाहिए। और समझ रहे हैं, मलयालम का एक राज्य होना, जितने लोग मलयालम बोलते हैं वो क्या होंगे, एक साथ आएंगे और उसको एक राज्य बोल देंगे, है ना। यानी भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों का गठन करने की मांग जो है ये उठने लगा। यानी इसका जो है भाव ज़्यादा दिया नहीं गया। क्लियर है, ये बात है। तो उसी में जब ये बवाल उठने लगा, सारे लोग जो है देश में दंगा फसाद होने लगे, क्योंकि इस बेस पर भी क्या हुआ है कि भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा हम क्या करेंगे, भाषाई जो आधार पर राज्य का निर्माण करेंगे। जब भारत आज़ाद हो गया तो इस मांग को और तेज़ से उठाने लगा, है ना। जब ये बात निकल के आया कि ये राज्य आएंगे या ये आएंगे, यहाँ पर कहीं पे भाषा के आधार पर लिखा हुआ है कि यहाँ बंगाली का एक राज्य होगा, यहाँ गुजराती का एक राज्य होगा, मलयालम का, कन्नड़ का, तेलुगु का अलग अलग राज्य होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो मांग है और उठने लगा, देश में बवाल होने लगे, धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, है ना। तो नेहरू जी पर दबाव भी पड़ने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसमें से एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है धर आयोग।
एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है दहर आयोग। और इसका कार्य क्या था कि ये चेक करना है इस आयोग को कि क्या भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, है ना। इनका क्या काम था कि ये चेक करना है कि भाषा के आधार पर कि राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो क्या दिक्कत आएगा, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्या दिक्कत आएगा। इनको दिया गया समय, और ये बात है लगभग 1948 का, यानी जून 1948 का, यानी अभी से 1 महीना पहले की बात है। ठीक है, क्योंकि इनका नाम ही इनके अध्यक्षता में किया गया, अस्के दहर इनका नाम है ना। इनकी अध्यक्षता में ये किया गया कि भाषाई आधार पर क्या है कि किया जाए। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो भेजते दिसंबर में, यानी 3-4 महीना के बाद दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट पेश करते हैं। और इस रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि भाषा के जो आधार पर जो है कि आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, भाषा के आधार पर आप राज्य का क्या है निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ एक ही आधार पर कर सकते हैं, प्रशासन के आधार पर। प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है कि जैसे आपको क्या है कि इस एरिया में ले लिए ताकि आपका जो शासन करना आसान हो जाता है ना, इस हिसाब से। क्लियर है, ये बात है। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से एक ही मतलब होता है कि लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ेगी, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि बिहार एक भोजपुरी का राष्ट्र बना दिया जाए और कोई बंगाली है, तो हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो दिक्कत होगा, है ना। एक अलग भावना निकल के आती है, राष्ट्रीयता की भावना निकल के आती है ना, कि हम भोजपुरी वाले हैं, तुम तो बंगाली हो, तुम तो तेलुगु है, तुम तो कन्नड़ है ना। तो इसलिए अगर हम सबको मिला के, तो हमें क्या है कि बिहार में बहुत सारे भाषा है ना, तो उसमें हमें क्या है भेदभाव नज़र नहीं आता है। तो ये भी एक है कि अनेकता में एकता की बात है। इस वजह से भी है जो भाषाई आधार पर राज्य बनाना संभव नहीं है ना, यानी देश की एकता और अखंडता की भी बात है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। इन्होंने मना कर दिया, दंगा और बढ़ गया, है ना। जो धरना प्रदर्शन है और है, जलने लगा, गाड़ियां जलाने लगी, सरकारी जो संपत्ति है उसको जो है नुकसान पहुंचाने लगा। जो आपको पता है अग्निवीर में क्या हुआ था, इस टाइप से। उसी में से फिर से एक कमेटी बनी, JNB कमेटी। ये कौन कौन है लोग JNB में? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एक है पटेल, और एक है पट्टा सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों ने फिर से कमेटी बनाई। क्लियर। और ये जो अपनी जो रिपोर्ट है अप्रैल 1949 में पेश किया। और इन्होंने भी बताया कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्य हम नहीं बना सकते, जैसा कि हम कुछ देर पहले अभी बोले कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब इसी तरह से 2-3 साल बीत गया और देश में क्या है कि जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ने लगा। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति का नाम है, आंध्र प्रदेश चाहता था कि भाषा के आधार पर एक राज्य बने जो तेलुगु की बात वो करता है, तेलुगु, है ना। वहाँ का एक व्यक्ति है पोट्टी श्री रामुलु। ये व्यक्ति कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये चाहते थे कि जो आंध्रा को एक तेलुगु यानी भाषा के आधार पर जो है वो राज्य बनाया जाए। किससे काट कर? मद्रास को काट कर, यानी मद्रास, पहले चेन्नई को मद्रास से हटा कर क्या है एक राज्य होना चाहिए आंध्रा। और आंध्रा में ही क्या था? तेलंगाना था। अभी तेलंगाना 2014 में अलग हुआ। तो इस व्यक्ति ने क्या हुआ कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, जैसे अन्ना हजारे बैठ गए थे, है ना। फिर क्या है मनमोहन सरकार को झुकना पड़ा, है ना, कि लोकपाल बिल आना चाहिए। लोकपाल बिल आ भी गया, क्या हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ। ये व्यक्ति ने क्या किए है 53 दिन तक भूखे रहे
तब भी जो सरकार है वो नहीं सुनी, और उसके बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो मामला और सेंसिटिव हो जाता है। जब मामला और सेंसिटिव हो जाता है तब जो है भारत सरकार ने एक क्या है, एक राज्य का निर्माण किया है भाषा के आधार पर। और कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा, और वो है आंध्र प्रदेश, है ना। यानी भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य का निर्माण हुआ है तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश। क्लियर है, आप समझ गए कि मामला क्या है ना। ये चीज़ें है। जब ये भाषा के आधार पर जब निर्माण हो गया तो जो अदर भाषा वाले जो लोग हैं, अगर अलग भाषा वाले जो है, चाहे तेलुगु है, तेलुगु तो हो ही गया, तमिल है ना, मलयालम है, सिख है ना, तो अलग जो है, अलग अलग भाषा वाले को ये मांग उठाने लगा कि हमें भी क्या है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बन गया। अब आगे क्या हुआ हम इस पर भी बात कर लेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।